नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें हम लोग अपना पूर्वावलोकन सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें आज हमारा पॉलिटी सेक्शन के पूर्वावलोकन सीरीज़ का यह 15वां वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कर दीजिए। अगर अपने कुछ सुझाव देने हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। मतलब महान्यायवादी से ध्यान रखिएगा कि जो सरकारें होती हैं, जो भी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सॉरी राज्य की नहीं, केंद्र की सरकार होती है, उसके समक्ष बहुत से मुकदमे दायर किए जाते हैं और जो सरकार जो प्रावधान लाती है उनके अगेंस्ट में जनता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाता है उनके प्रावधान को, सरकारी प्रावधान को, उस कंडीशन में सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए कोई सरकारी व्यक्ति तो जाता नहीं है। तो उनके लिए जो केंद्र की सरकार उनके लिए एक पद का प्रावधान किया गया है जिसे कहते हैं महान्यायवादी। यह पद को यह जो है देश की केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है न्यायालय के समक्ष, मतलब कि सरकार का वकील होता है जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहत किसी व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। मतलब कि जो महान्यायवादी होता है वो निर्वाचित होके नहीं, वो नियुक्त होके आता है। नियुक्त कौन करता है? उसको नियुक्त करने वाला व्यक्ति भारत का प्रथम व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति होता है। अब जब किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, नियुक्त करने से पहले उसकी योग्यता का परीक्षण करते हैं कि वह किस कारण से इस पद के लिए योग्य होगा। उसके लिए योग्यता ये है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की जो योग्यता रखता हो, उसी को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 72(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधि स्वरूपों के ऐसे अन्य कर्तव्यों को पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वाह करे जो उनको इस संविधान तथा तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। मतलब कि अनुच्छेद 76(3) के अनुसार क्या होगा? इसका कर्तव्य ये होगा कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रख सकता है। तब वो कहीं भी भारत में किसी भी न्यायालय में जाकर जो सरकार का वकील बन सकता है। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करते, मतलब कि कहने का साफ-साफ मतलब है कि यह अपने पद पर तभी तक बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। और इसके वेतन भत्ते का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। सिर्फ ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा यह अपना जो राष्ट्रपति इसकी जो है वो जो है उसका वेतन तय करेंगे और उसकी सुविधाएं राष्ट्रपति ही तय करेंगे। हो सकता है कोई राष्ट्रपति उसको 1 लाख रुपए दे, हो सकता है कभी उसको 50,000 रुपए दिया जाए। तो ऐसे कुछ भी जो भी होगा वह राष्ट्रपति तय करेंगे, लेकिन संविधान में नहीं लिखा गया है, किसी अनुसूची में नहीं लिखा गया कि इनके वेतन भत्ते के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यह तय करेंगे। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है
कि इस व्यक्ति को यानी कि जो भारत का महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद 88 में लिखा है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, संसद के दोनों सदन कौन? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल हो सकता है। यानी कि संसद की, लोकसभा की या राज्यसभा की किसी की भी कार्यवाही चल रही है या कोई भी सत्र चल रहा तो इसमें उपस्थित हो सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ये याद रखिएगा, जो महान्यायवादी होता है वह कभी भी मतदान नहीं करता है। याद रखिएगा, वह कभी भी मतदान नहीं करता है, लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं इसको हाइलाइट कर रहा हूँ कि याद रखिएगा कि वह मतदान नहीं कर सकता है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165 एक के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की आहत आहित किए गए व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है, उसी प्रकार राज्य का वकील जो होता है, जिसको 165 एक अनुच्छेद के तहत रखा गया, उसे महाधिवक्ता कहते हैं। अनुच्छेद 165 2 अनुच्छेद 165 2 के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 165 3 के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे, मतलब कि ये वही वाला जैसे परिश्रम उश्रम जो मिलेगा वह उसी प्रकार जैसे महान्यायवादी को मिलता है राष्ट्रपति से, वैसे ही राज्यपाल को मिलेगा यहाँ से, मतलब कि राज्यपाल से मिलेगा, महाधिवक्ता को मिलेगा। वही कार्य चलता है। अनुच्छेद 148 एक के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद से केवल उसी रीति या आधार पर हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 148 में देखेंगे, उसमें महालेखक परीक्षक अटॉर्नी जनरल्स के बारे में लिखा हुआ है और यह उसी तरह हटाया जाएगा जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ, संसद के दोनों सदन, कौन दोनों सदन? उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत होता है। विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 148 4 के अनुसार नियंत्रक महालेखक परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। अगर जिस व्यक्ति को एक बार नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है, उसके रिटायरमेंट के बाद वह किसी राज्य या केंद्र की सरकार का किसी भी पद पर पे दोबारा चयनित नहीं हो पाएगा, ये कहना चाह रहा है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब कि मान लीजिए अगर ये 50 साल की उम्र पे नियुक्त होता है महालेखा परीक्षक, तो ये कार्य करेगा अपना 56 वर्ष तक काम करेगा 56 वर्ष तक। अगर वहीं इसकी नियुक्ति 62 वर्ष की आयु में होती है, तो वह केवल जब तक अपनी 65 आयु की नहीं पूरी कर लेता, यानी केवल 3 साल,
3 साल या ये नियुक्त हो सकता है। इसीलिए 65 वर्ष या 6 साल बोला जाता है। याद रखिएगा, अधिकांश प्रावधान जो पढ़ेंगे अन्य किसी विषय में जो ऐसे रहेंगे, उसमें 5 वर्ष रहेगा। लेकिन इनके लिए जो आप याद रखेंगे, वो रखेंगे क्या? 6 वर्ष याद रखेंगे। इनको लेखा परीक्षा समिति का आँख व कान कहा जाता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 151 एक के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यानी भारत सरकार के जितने भी लेखाएँ होंगे, उनको ये किसको देगा, सौंपेगा? उनको सौंपेगा, ये राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखते हैं। अनुच्छेद 151 2 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेंगे। कहने का मतलब यही है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, वह केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार का भी काम कर सकता है। अगर वो केंद्र सरकार का प्रतिवेदन कर रहा है, तो वह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वहीं अगर राज्य का कहते हैं वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बना हुआ है, तो वह अपनी रिपोर्ट को मतलब कि राज्यपाल के समक्ष रखेगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। किस व्यक्ति ने या किस संविधान के व्यक्ति ने ये कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, वो संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी मतलब अधिकारी सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसको माना था? हुआ था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किसने ये वाक्य कहा था? ये वाक्य कहा था बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ये वाक्य कहा था। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 यानी कि संसद द्वारा एक अधिनियम पास किया गया, जिसमें था महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शक्ति अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग राष्ट्रपति की तीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। तब राष्ट्रपति जो है ऐसे वित्तीय लेखों को दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखता है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं क्या है जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। भारत सरकार के कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? वह देता है आपका अटॉर्नी जनरल, जिसे नियंत्रक जिन्हें 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 कहते हैं महान्यायवादी कहते हैं। माफ करिएगा, नाम भूल गए थे हिंदी में। अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में कहते हैं और महान्यायवादी हिंदी में कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की मुख्य निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा, प्रसाद पर्यंत यहाँ लिखा हुआ है। इसमें इसको क्या लिखा हुआ? प्रसाद पर्यंत, मतलब कि उनकी अनुकंपा से कौन होता नियुक्त? वह होता, आप देखेंगे, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होता है, वह नियुक्त होता है। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? वह होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी समझा जाता है? वह समझा जाता है महान्यायवादी को समझा जाता है।
भारत के प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो वह जाना जाता है महान्यायवादी जाना जाता है। भारत सरकार के प्रमुख विधिक परामर्शदाता हैं, वह देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, वह होंगे आपके भारत सरकार के राष्ट्रपति क्यों नहीं होंगे क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, लेकिन वो होते किसके भारत सरकार के। आंसर जो होगा भारत सरकार होगा। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? वहाँ देखेंगे आपको महान्यायवादी को अधिकार है। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। हाँ, उसके बाद है उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में होती है, सही है। उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। सदस्य नहीं होगा तब भी चलेगा। संसद द्वारा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, गलत है। महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति की अनुकंपा पे होता है, कभी भी हटाया जा सकता है। तो पूछा था कौन सा विचार के बारे में सही है, तो ये दोनों गलत हैं। ये दोनों जो हैं आपके सही हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आहर्त हो, तो सही है। अब है महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद आधारित करीब गलत है, राष्ट्रपति करता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन जहाँ जहाँ वो हटा दो। हाँ, ऑप्शन नंबर ए बच गया। भारत के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति के सदस्य हो सकता है, हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकते हैं, ये देखिए मतदान वाला क्वेश्चन आ गया ना। मतदान नहीं कर सकता तो ये गलत होगा, 1, 2, 3 सही होगा। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित कौन करता है? भारत का महान्यायवादी करता है। पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन में बैठने बैठक में कौन भाग लेता है? तो वह लेता है, हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी लेता है। निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों की सम्मिलित होने एवं किसी भी समिति कमेटी का सदस्य बनने का अधिकार है, परंतु उसमें उसे बोले वोट देने का अधिकार नहीं है। वह देखेंगे आप इसमें नहीं है, वह देखेंगे अटॉर्नी जनरल में नहीं है। भारत सरकार के कौन से आधिकारिक सदस्य द्वारा ना बोलते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? वह है अटॉर्नी जनरल को है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से भी किसी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है? वह ले सकता है, अटॉर्नी जनरल ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। वह उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी दोनों ले सकते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह सही नहीं है, आप देखेंगे उसे संसद में मत देने का अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होते हैं? सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? कानूनी सलाहकार होते हैं। भारत का भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, वह होता है एक न्यायिक सलाहकार होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? वो एडवोकेट जनरल देता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार होता है?
तो वो कानूनी राज्य सरकार का क्या होता है, वह महाधिवक्ता होता है। राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह को कौन देता है, वह देता है आपको महाधिवक्ता देता है। भारत भारत में राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। राष्ट्रपति की अनुशंसा, देखिए राष्ट्रपति लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, ना ही एक सही ना ही दो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की है? वह है बान 100 147 है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ उसके लेखा संबंधी प्रतिवेदन को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? वह किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, वह कितने हैं इसमें। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन तक लगभग हो गए हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सदस्य वो है, आप देखेंगे संविधान द्वारा होता है। 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष से 65 वर्ष होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कौन सी बात सही नहीं है, याद रखिएगा। वह नहीं इसको राष्ट्रपति प्रतिनियुक्त कर सकता, नहीं संसद के 2/3 बहुमत से होगा, सिद्ध के माध्यम से होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की सीमाएं, जाने की प्रक्रियाएं निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वो कौन से मानो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। कथन और कारण के प्रश्न हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है। हाँ, साथ ही साथ ये क्योंकि उसे वित्त प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाया गया है, तो ये जो है बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? वह है सार्वजनिक धन, ई वाला डी वाला। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का निर्णय करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। अब है कथन वाले कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत के संचित निधि में संदेह में है। हाँ, तो दो ये सही है। निम्नलिखित नहीं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारण या स्टॉक के लेखाओं के तहत कार्यवाही होते हेतु परीक्षा और उसके बाद योग्यता को उसके बाद रिपोर्ट देने का प्राधिकार व कर दोनों से ही है। ये है टैग के बारे में एक सब प्रश्न है। इसे लोक निधि के फलोत्पादन आशियाती प्रयोग की सुरक्षा करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक टैग का महत्व क्या है? टैग संसद के दोनों सदनों में राष्ट्र कोष का नियंत्रण करती है, जबकि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आत्मा वित्तीय आपात घोषित करता है। तो इसमें जो आप देखेंगे दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन सही आएगा। मैंने क्वेश्चन एक बार ये देखा हुआ तो आप भी इसको कंप्लीट देख लीजिएगा क्योंकि आईएएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आप देखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी कौन है? वो है संसद को है। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित होता है? तो आप देखेंगे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं? वो करते हैं 149 करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद में
से हटाया जाता है? वह है, ये गलत क्वेश्चन है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एकमात्र एवं मार्गदर्शक होता है, वह होता है लोक लेखा समिति होता है। तो किसी राज्य के अकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षण से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी सेवाओं तक सीमित रहता है। यह था 1976 में रहता। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम अधिनियम लेखांश और लेखा परीक्षक को पृथक करने और सीएजी को लेखा की तैयारी के लिए उत्तरदायित्व मुक्त मुक्त देता है। यह संशोधन कब का है? यह संशोधन आप देखें 1976 का है। राज्य सरकार राज्य के वित्तीय लेखा के परीक्षण करता है, वह करता है, उसमें से कोई भी नहीं, वह करता नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। है लोक निधि का अभिभावन किसे किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। भारत के सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, वह कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे। अब सूची वाला मैच कराने को बोला गया है। आप देखेंगे भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, भारत का राज्यसभा से रिलेटेड होता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है लेखा समिति से होता है। भारत का महाधिवक्ता जो होता है, हाँ, वह महाधिवक्ता जो रहेगा वो रहेगा उच्च न्यायालय के बराबर। भारत का महान्यायवादी जो होगा वो लोक लेखा की बैठक में भाग ले सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विकल्प में गलत बताना है। तो लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन इसे अंतर्गत आता है। यह व्यावसायिक बैंक के कार्य का निष्पादन कर सकता है। इस तरह हमारा ये को जो हमने कहते हैं पूरा लोकल सीरीज का पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट किया था, उसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के बारे में पढ़े तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वरीयता अनुक्रम, यानी किसी भी सरकारी अधिकारी के जो संसद के लोग उनके बैठने का क्रम क्या होगा, वो वरीयता क्रम वही कहलाता है। हाँ, अगर आपको हमारा चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और अपने कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।